हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका इस फिजिक्स की क्लास में मैं ब्रजेश यादव वेलकम करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कल का जो पार्ट रह गया था उसका पार्ट है विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। जो पहला वाला कल अपन ने पार्ट पढ़ा था उसका जो डेरिवेशन की जो लास्ट वैल्यू हमारे सामने आई थी वो आई थी E इक्वल टू 2kp अपॉन आर क्यूब। ये वेक्टर था और ये भी वेक्टर था, और इसमें दोनों के आगे डायरेक्शन ये भी प्लस ये भी प्लस। दैट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब हम एक नया डेरिवेशन करने वाले हैं, उसको अपन एक बार देखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले ध्यान दें, हम कहाँ पर निकाल रहे हैं, निरक्ष पर। अब कई बार बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो ये नहीं देख पाते कि कहाँ पूछ रहा है, उसकी जगह इस वाले को कर देते हैं, इसकी जगह उस वाले को कर देते हैं। तो ध्यान दें, कल बताया था मैंने आपको अक्ष पर, एक्सिस पर यहाँ कहीं भी निकलता है। और नॉन एक्सिस कह सकते हैं इसको, नॉन एक्सिस कह सकते हैं, इक्वेटोरियल पॉइंट को निरक्ष कह सकते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ मिलता है, वो यहाँ निकाल सकते हैं, यहाँ निकाल सकते हैं। कल अपन ने यहाँ निकाला था, इधर याद हो तो आपको, नहीं है तो लास्ट वाला वीडियो देखें उसको। अगर इधर निकाल सकते हैं तो इधर भी तो निकाल सकते हैं, ये भी एक्सिस है बेटा। नीचे निकाल सकते हैं, ऊपर निकाल सकते हैं, ये एक्सिस हो गया, अक्ष पर एक्सिस, और ये हो गया नॉन एक्सिस, नॉन एक्सिस निरक्ष, निरक्ष इसको बोल सकते हैं अपन विषुवत रेखीय है। इक्वेटोरियल में लिखा हुआ, इक्वेटोरियल भी यही होता है। ध्यान दें, ये अक्ष हुआ और ये हुआ निरक्ष। वापस ये क्या हुआ, अक्ष हुआ और ये हुआ निरक्ष। दैट इज द एक्सियल पॉइंट, दैट इज द नॉन एक्सियल, दैट मीन्स दिस इज ए इक्वेटोरियल पॉइंट। अब हमारे पास इक्वेटोरियल के बारे में बात करनी है, तो शुरू करते हैं इसका डेरिवेशन। सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं इसका बढ़िया सा। चलो, सबसे पहले अपन को लेना है इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव। तो अपन ने यहां पर लिया अपन ने माइनस क्यू, यहां लिया अपन ने प्लस क्यू। अपन ये राउंड करना जरूरी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये डिस्टेंस कितनी है, 2d, इतना पता है अपन को। ये इसका सेंटर पॉइंट हुआ, इसको अपन नाम दिया O। तो ये बनी यहां से यहां तक की D, और ये बच्चा क्या बन गया, D पार्ट। अब यहां नहीं निकालना, यहां नहीं निकालना, ऊपर निकालना है। तो ऊपर निकालना है तो मैंने यहां एक पॉइंट अज्यूम किया, ये लो, याद करो कल अपन ने यहाँ एक P पॉइंट लिया था, उस पर Q नॉट चार्ज को रखा था, डिस्टेंस कितनी ली थी, सेंटर O से R ली थी। इसी तरह यहाँ भी डिस्टेंस कितनी ले लेंगे आप, R। ओके, इस पॉइंट को अपन नाम दिया P पॉइंट। एक चार्ज रखा है यहाँ पर प्लस Q नॉट। ओके, अब अपन क्या देखते हैं, अब अपन देखते हैं कि यहां से आपको पता है प्लस Q से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है, बाहर होता है, और माइनस Q में कहाँ होता है, इनवर्ट होता है, अंदर की ओर होता है। तो यहां देखते हैं प्लस Q से, प्लस Q से क्या डायरेक्शन होगी, बाहर की ओर होगी। अगर बाहर की ओर है तो इसका मैंने नाम दिया E1 वेक्टर। मतलब प्लस Q चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है उसका नाम है E1 वेक्टर। और माइनस Q में क्या होता है बेटा, अंदर होता है। ये अंदर के लिए हो गया, माइनस Q के लिए क्या होता है, अंदर होता है, प्लस Q के लिए बाहर होता है। ठीक है, अब आपने वेक्टर पढ़ा हुआ है, 11th का जब वेक्टर पढ़ाता हूँ मैं या कोई भी टीचर पढ़ाता है तो वो एक बार जरूर बोलता है बेटा 12th के लिए वेक्टर बहुत जरूरी है।
तो एक वेक्टर की डायरेक्शन हमारे पास ये है, एक की डायरेक्शन ये। आप मुझे बताओ दोनों का परिणामी रिजल्टेंट कहाँ मिलेगा? यही तो मिलेगा दोनों का। तो इन दोनों वेक्टर का मैंने रिजल्टेंट निकाला है, क्या इधर मिल सकता है? नहीं मिलेगा, अपोजिट हो जाएगा। ये ऊपर नहीं मिलेगा क्योंकि नीचे नहीं है वेक्टर। इन दोनों के मैंने वेक्टर बनाया ये वाला। ये जो है इसको बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर, परिणामी वेक्टर। किसका? ई का। अच्छा ये E1 है, इसी तरह ये क्या हो जाएगा? E2 वेक्टर। इसको मैंने नाम दिया है A, इसको नाम दिया B। अच्छा मुझे बताओ ये कितना है? D। ये कितना है? R। बहुत बढ़िया। अच्छा अगर ये E1 है तो कंपोनेंट कर लेते हैं। अगर मान लो ये E1 है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो क्या होगा? ये कितना, इस एंगल को मैंने कितना मान लिया है? थीटा। इसको भी कितना मान लिया अपन ने? थीटा। अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा? थीटा। थोड़ा सा मैथमेटिक्स पर आ जाते हैं। याद करो संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल। अगर ये थीटा तो इसकी वजह से ये भी क्या हो जाएगा बेटा जी? थीटा। और याद करो अगर ये थीटा है तो इसकी वजह से ये भी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? थीटा हो जाएगा। थीटा हो गया क्योंकि देखो जेड की आकृति बन रही है ना, एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल, ये थीटा है, ये थीटा। बात क्लियर है। अगर ये E1 है और ये थीटा है, सोचो अगर ये E1 है और अगर ये थीटा है तो ये हो जाएगा E1 cos थीटा। E1 तो वेक्टर है बट दिस इज ए E1 cos थीटा इज कंपोनेंट ऑफ E1 वेक्टर। और इसी तरह यहाँ क्या हो जाएगा? E1 cos थीटा के परपेंडिकुलर E1 sin थीटा। अगर बात इसी की करें, अगर मान लो यहाँ पर E2 वेक्टर है, अगर यहाँ थीटा है तो ये हो जाएगा E2 cos थीटा और ये हो जाएगा E2 sin थीटा। होगा नहीं होगा? होगा ना? अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो हमारे पास इस तरह कोई कंडीशन आए, थोड़ी सी 11th की बात करते रहते हैं अपन बीच में। अगर मान लो ये E1 है और थीटा यहाँ पर है तो ये क्या हो जाएगा? सोचो E1 cos थीटा और ये हो जाएगा E2 sin थीटा। तो E1 cos थीटा E2 sin थीटा के परपेंडिकुलर होता है और जहाँ थीटा होता है वो होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। दिस इज ए हॉरिजॉन्टल, इसको बोलते हैं क्षैतिज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्षैतिज घटक। क्या बोलेंगे? क्षैतिज घटक। इसको क्या बोलते हैं? ध्यान रखें, जिस पर थीटा होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, उसको बोलते हैं क्षैतिज घटक। और इस पे थीटा नहीं होता है, दैट मीन्स वो cos थीटा के परपेंडिकुलर होता है। जैसे sin थीटा हो गया, आपको पता लगा होगा। सॉरी, यहाँ E1 क्यों आया? क्योंकि ये E1 है। यहाँ E2 क्यों आया? क्योंकि ये E2 है। यहाँ E1 क्यों आया? क्योंकि ये E1 है। देखो E1 है, थीटा, E1 cos थीटा। अब देखो ये जो है वो इसके परपेंडिकुलर है तो ये बनेगा E1 sin थीटा। ओके, ये समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ E1 है और ये थीटा तो ये बन जाएगा E1 cos थीटा। इसके परपेंडिकुलर कहाँ होगा? यहाँ तो एंगल नहीं बन रहा है ना इतना लंबा। देखो आप, ये बनेगा E1 sin थीटा। बहुत बढ़िया, मतलब एक डायरेक्शन इसके पास ये आ गई, ऊपर चली गई एक। अब देखो ये क्या है? E2 का अंदर जा रहा है। बहुत बढ़िया बेटा, E2 जब अंदर जा रहा है तो इसका एक कंपोनेंट ये थीटा बन रहा है, तो यहाँ क्या बनेगा बताओ आप? E2 cos थीटा। और इसका परपेंडिकुलर नीचे ये बन जाएगा E2 sin थीटा। तो इतनी बात क्लियर हो गई। अब E1 cos थीटा की वजह से एक E2 cos थीटा की वजह से एक, और एक इन दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा जो होगा E इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा।
आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्यूरी आ रहा होगा कि ये सर आपने ऐड क्यों किया? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। जब दो वेक्टर एक सेम डायरेक्शन में होते हैं तो ऐड हो जाते हैं, दोनों के बीच में थीटा 0 होता है तब वो ऐड हो जाते हैं। यहाँ देखो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, वो समान है, बट दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। E1 sin थीटा, E2 sin थीटा, इसको E1 करें, इसको E1 करें, E1 sin थीटा, E1 sin थीटा, ये प्लस ये माइनस 0 हो जाएगा। अच्छा, अब मुझे बताओ, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, इस डायग्राम को देखकर आपको ये पता लगता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो कहाँ होगी? प्यारे बच्चों बताओ मुझे आप। भाई ये माइनस है, ये प्लस है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? माइनस क्यू टू प्लस क्यू, मतलब ये होगी A टू V। ओके, इसको मैंने P पॉइंट माना है। प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा BP, और माइनस क्यू की वजह से क्या होगा? PA। ध्यान रखना। ओके, अब ये कितना है? PB, और ये कितना है? PA। तो मैं छोटी सी चीज़ यहाँ आंसर करना चाहता हूँ, अगर इसको आप कर्ण मानते हो, अगर ये थीटा 90 डिग्री हो गया, ये थीटा हो गया, थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर लंब, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ण। मतलब अपन कह सकते हैं PV स्क्वायर इक्वल टू D स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। मतलब मैं लिख सकता हूँ PV अंडर द रूट D स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इसका एक तरीका और पढ़ते हैं अपन, PV इक्वल टू, दोनों चीज़ें आपको याद रखना जरूरी है। PV इक्वल टू D स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और ये आ गया अपने पास, इसमें ले लो 1/2, और यहाँ पर जानते जितना PV है उतना PA हो जाएगा। तो PV इक्वल टू PA इक्वल टू D स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 1/2। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब डेरिवेशन शुरू करते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं आती। अपन ने क्या क्या देखा? एक माइनस क्यू प्लस क्यू, दोनों 2D डिस्टेंस पर हैं। एक मिड पॉइंट लिया O से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P लिया जहाँ पर Q0 चार्ज रखा हुआ है। इस Q0 पर प्लस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड रहेगा, और माइनस के लिए अंदर रहेगा। अंदर रहेगा E2, बाहर रहेगा E1। इसका कंपोनेंट किया E1 cos थीटा, दूसरा कंपोनेंट E1 sin थीटा। E2 के दो कंपोनेंट हुए E2 cos थीटा और E2 sin थीटा। रिजल्टेंट मिला इस डायरेक्शन में। बात क्लियर है? अच्छा, शुरू करते हैं अपन डेरिवेशन। शुरू करते हैं। थ्योरी तो आप लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, बुक वगैरह में आपको इसकी जो PDF है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में, आपको लिंक के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोनों की PDF। उस पर कुछ क्वेश्चन वगैरह भी मैं डालता रहता हूँ। शुरू करते हैं। अब बात करते हैं प्लस क्यू की वजह से। प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर कौन सा रखा हुआ है? या Q0 पर। प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर या प्लस Q0 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट प्लस Q0 ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट प्लस Q0 कितनी हो जाएगी? बोलो। इसको नाम दिया मैंने E1 और यहाँ वेक्टर आया। तो प्लस क्यू की वजह से कितनी डिस्टेंस है? देखो डिस्टेंस कितनी दोनों के बीच की, सिंपल सी बात है यार। PV कितना है? या तो ये लिख लो या ये लिख लो, एक ही बात है दोनों की। तो क्या है कि Q अपॉन R स्क्वायर, फॉर्मूला पढ़ा हुआ है आपने, R स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर, ओके, वेक्टर है, बिल्कुल वेक्टर है सर। वेक्टर तो क्या लगा देते हैं यहां पर? P क्या लगा देते हैं? यहां पर कह सकते हैं इसकी डायरेक्शन कहाँ है? B से P, along B to P। अपन कह सकते हैं P के अनुदेश
along B2P, ऐसा हो जाएगी इसकी P के अनुदेश, या अपन इसको लिख सकते हैं BP। बहुत सारे तरीके हैं यार, एक चीज लिखना जरूरी है, along P या along B2P, P के अनुदेश BP, कुछ भी लिख लो। अब इसको अपन और भी सॉल्व कर सकते हैं, E1 के Q, PB कितना है, PB कितना बताओ मुझे, PB है हमारे पास, ये है कि नहीं है, तो रखो इसकी वैल्यू। कितनी है पावर, डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर कितनी है, 1/2। अच्छा, इसका भी स्क्वायर कर रखा है इसने, वन बाई टू स्क्वायर, इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल, पी कैप लगा देते हैं पीछे। देखो ये यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, इसका नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर है, तो कितना बचा नीचे, डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पावर कितनी हो जाएगी दोनों की, 1 हो जाएगी। तो चलते हैं अपन आगे, E1 वेक्टर इक्वल टू के क्यू आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और क्या आ जाएगा, पी के। अब इसी तरह इसके लिए निकाल देते हैं, E2 के लिए निकाल देते हैं, प्लस क्यू, अब आएगा माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर प्लस क्यू नॉट पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P या प्लस क्यू नॉट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट प्लस क्यू नॉट, क्या लिखूं बताओ, E2 कितना आ रहा है इसकी वजह से, E2 आ रहा है के क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी है, वही डिस्टेंस है। अच्छा, इसकी रिएक्शन कहाँ होगी, P2A along P2A, लिख सकते हैं along P2A, P2A लिख लो या P लिख लो, बात तो एक ही है भाई। P2A मतलब डायरेक्शन किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, इस P के ऊपर डिपेंड कर रही है, P2A या A to P, P2A along P2A, ठीक है। इसको मैंने यहाँ रखा हुआ है E2, PA कितना है, उतना ही जितना PB है, डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कितना है, 1/2, क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, इससे ये कैंसल, तो E2 कितना आ जाएगा, यहाँ पी कैप लगाओ। हम पी कैप क्यों लगा रहे हैं आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अपन वेक्टर ले रहे हैं, अगर वेक्टर नहीं लेते तो अपन पी कैप लगाना कोई जरूरी नहीं था, उसको अपन मैग्नीट्यूड में ले सकते हैं। ओके, E2 ये आया के क्यू, अब अपने पास आया यहाँ से डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और यहाँ आया पी कैप। अब मुझे बताओ ये जो आपका पी कैप है, इस वाले में आउटवर्ड है, इस वाले में इनसाइड है, सिंपल सी बात है। अब देखो यहाँ से हमारे पास E1 और E2 दोनों की वैल्यू कैसी आ रही, देखो एक बार, इसको मैंने कहा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, E1 और E2 दोनों की वैल्यू कैसी आ रही है, सेम आ रही है, तो अपन लिख सकते हैं E1 वेक्टर इक्वल टू E2 वेक्टर, दोनों इक्वल है। इसको अपन क्या मान लेते हैं, E मान लेते हैं, या अपन ऐसा कर लेते हैं E1 इक्वल टू E2 अपन E करेंगे तो दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी इससे। अब अपन इसका नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, सेकंड स्टेप हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर
अपन को चाहिए क्या, अपन को चाहिए एक बात याद रखना आप, E1 cos थीटा E2 cos थीटा दोनों एक डायरेक्शन में है, E1 sin थीटा E2 sin थीटा। अपन कंपोनेंट की बात कर लेते हैं। पहले बात करते हैं E1 की। E1 के दो कंपोनेंट, एक है E1 sin थीटा और सेकंड है E1 cos थीटा। E2 के दो कंपोनेंट हैं, E2 sin थीटा E2 cos थीटा। ये दोनों हॉरिजॉन्टल हैं, ये दोनों ऐड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा? ऐड हो जाते हैं। किस लॉ से? वेक्टर लॉ से ऐड हो जाते हैं। ठीक है, अब वेक्टर लॉ से ऐड करने के लिए दोनों के बीच में थीटा 0 है, तो पूरा ऐसे कैसे ऐड हो जाएगा? ठीक है, ओके। यहाँ देखो E1 sin थीटा E2 sin थीटा, ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल क्यों होंगे? क्योंकि एक ऊपर लग रहा है, एक नीचे लग रहा है। इसका मतलब ये हुआ दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट डायरेक्शन दोनों की कैसी है? अपोजिट है। तो ये कैंसिल कर देते हैं। तो क्या मिलता है हमको यहाँ से? E1 cos थीटा E2 cos थीटा। ओके, अब बात करते हैं। तो यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट, तो यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। इसका मतलब ये होता है P बिंदु पर परिणामी तीव्रता, P बिंदु पर परिणामी तीव्रता। तो कितना होगा बताओ मुझे? इसको लिखा मैंने E इक्वेटोरियल, वेक्टर लगाया, ध्यान रखना। तो कितना है बताओ मुझे? E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब इन दोनों के ऊपर वेक्टर नहीं है। अब वेक्टर लगाने के लिए क्या करते हैं मुझे बताओ? E की जो डायरेक्शन है वो ऐसे है, देखो E वेक्टर डायरेक्शन वो ऐसे है और डायपोल मोमेंट डायरेक्शन कैसे? ऐसे। तो दोनों कैसे एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो यहाँ आ जाएगा माइनस P कैप। इसी किस को नाम दिया अपन ने? थर्ड। समझ में आ गया होगा आपको आई थिंक। E इक्वेटोरियल अगर वेक्टर नहीं लगाते तो यहाँ इसको माइनस P कैप को लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी हमें, बट हमने यहाँ पर E वेक्टर लगाया है ताकि हम इस डेरिवेशन में फाइनल लगाने से यहीं से लेते चले। नहीं लास्ट में क्या करना पड़ता है अपन को लास्ट में वहाँ पर माइनस करना पड़ता है। ओके, अब चलते हैं। अब देखो बात ये आती है कि यहाँ पर E1 जो है वो मैग्नीट्यूड है, परिमाण है। यहाँ E2 जो है वो मैग्नीट्यूड है। तो E1 E2 को अपन चेक करते हैं कहाँ से मिल सकता है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखो, इसमें E1 है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं? तो परिमाण निकालना है तो दिशा गायब हो जाएगी इसकी। होगा नहीं होगा? तो क्या लिख सकते हैं इसको? खाली E1 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब यही होता है E1, इसका मतलब यही E1 है। और वैल्यू कितनी है? KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। यहाँ देखो नेक्स्ट वाला पार्ट E2 आया, क्या लिख सकते हो इसको? KQ D स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पर लिखा इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से E1 इक्वल टू E2, और किसके इक्वल हो गया? ये E के इक्वल हो गया। इसको पुट करते हैं अपन, इनकी वैल्यू पता है ना अपन को, इसको पुट कर देते हैं अपन यहां पर। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3, समीकरण 3 से समीकरण 3 से देखो क्या होता है। समीकरण 3 में देखते हैं अपन, वैल्यू रखते हैं
इसको मैंने E1 लिखा cos थीटा। क्या इसके अकॉर्डिंग E1 इक्वल टू E2 हो गया? तो E2 क्या लिख सकते हैं अपन? E1। और क्या आया? माइनस पी कैप। अब E1 की वैल्यू आपके पास में है क्या? मैं E1 वेक्टर की बात नहीं कर रहा, मैं E1 की बात कर रहा हूँ। E1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। या अपन कहें E2 की वैल्यू भी उतनी है, तो E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा कितना हो जाएगा? 2 E1 cos थीटा माइनस पी कैप। E1 की वैल्यू कितनी है? इससे कितना आ जाएगा? E1 की लिख सकते हैं अपन यहाँ पर। E1 इक्वल टू हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसको ट्राई कर देंगे आप यहाँ पर। समझ में आया ना कहाँ से आया? परिमाण की बात कर रहा है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। नाउ इक्वेटोरियल 2 E1 की वैल्यू है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यहाँ से क्या आ गया? cos थीटा। यहाँ आया माइनस पी कैप। इसको बनाया अपन ने इक्वेशन नंबर 4। इसको बनाते हैं 4, ये 5। अब यहाँ देखो इक्वेटोरियल 2 आ गया, E1 की वैल्यू यहाँ पर आ गई, cos थीटा आ गया, माइनस पी कैप आया। अब अपन चलते हैं cos थीटा की तरफ, थीटा पर आते हैं। तो यहाँ देखते हैं एक बार, इसको थीटा मान लो चाहे इसको थीटा मान लो, इससे निकाल दो इससे निकाल दो। cos थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अगर ये थीटा है तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। होगा नहीं होगा? अरे यार सीधी बात है, आधार लंब और कर्ण। अब बताओ आधार कितना है? कितना बताओ? डी। कर्ण कितना है? पी ए। पी ए कितना है? देखो पी ए इक्वल टू है, या पी बी इक्वल टू कुछ भी कर लो, तभी तो मैं कह रहा था इसको ले लो चाहे इसको ले लो। पी ए इक्वल टू है डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2 डी स्क्वायर पावर 1/2। ये किसकी वैल्यू आई है? cos थीटा की। कहाँ रखेंगे? समीकरण नंबर 5 में। cos थीटा का मान समीकरण 5 में रखने पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ cos थीटा इन इक्वेशन 5। तो बेटा देखो क्या आया? इक्वेटोरियल 2 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अरे एक ही चीज़ आर स्क्वायर डी स्क्वायर यार। cos थीटा वैल्यू रखते हैं अपन, कितनी है? डी अपॉन आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की घात कितनी है? 1/2। और यहाँ पर कितना आ जाएगा? माइनस पी कैप। अब यहाँ ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ मैं आपको, ध्यान से सुनना। इक्वेटोरियल 2 देखो सीधा करूँगा मैं, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 1 है, और यहाँ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर पावर कितनी है? 1/2। तो जब पावर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो ऐड हो जाती है। 1 + 1/2 कितना होता है? 3/2। 3/2 तो ये हो जाए। अच्छा ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। अब यहाँ देखो ये Q और ये 2 और ये D, याद करो 2D × Q कितना होता है? P।
तो सीधा लिख दूं मैं इसको, बिल्कुल सीधी सी बात है। 2 क्या बना सकते हैं इसको, Q इंटू 2D, तो हो जाएगा 2, यहाँ पर आ गया K, यहाँ पर आया K, 2QD 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 कितना होगा P, तो ये आ गया P। ये कितना आया नीचे वाला, R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर की घात या पावर 3/2, और यहाँ आया माइनस P कैप। अब मुझे बताओ क्या इस माइनस को मैं आगे ले आऊं, आ सकता है, इस माइनस को मैं ले आया आगे। ये कितना है P, ये कितना है P कैप। मैंने आपको पहले बताया था कि P वेक्टर होता है P कैप इक्वल टू P वेक्टर अपॉन P, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, P वेक्टर। ठीक है, तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो मिलता है P वेक्टर, दैट मीन्स E इक्वेटोरियल इक्वल टू माइनस K P वेक्टर अपॉन R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर की घात 3/2। अब हमारे दिमाग में आता है एक चीज़ और लास्ट, कि R स्क्वायर, R बहुत बड़ा है, D बहुत छोटा है। सिंपल सी बात है, बताता हुआ आ रहा हूँ मैं आपको पहले भी कि ये D बहुत छोटा होता है, D बहुत छोटा है। तो मैं अगर इसको 0 मान लूँ तो कितना बचेगा, KP अपॉन R स्क्वायर घात 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बचेगा हमारे पास। मैं कहता हूँ यहाँ से R स्क्वायर बहुत बहुत बड़ा है, वेरी वेरी लार्ज, 2D स्क्वायर, तो E इक्वेटोरियल KP अपॉन R क्यूब, और यहाँ लग गया वेक्टर, यहाँ आया साइन माइनस का। अगर आप यहाँ वेक्टर नहीं लगाते हो तो यहाँ भी वेक्टर नहीं आएगा, साइन माइनस का नहीं आएगा, सुन लेना मेरी बात, क्योंकि परिमाण अपन निकालेंगे यहाँ पर। अब आपको एक बात पता लगा, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट P इज द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ P, मतलब डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन की अपोजिट होती है। P बिंदु पर प्राप्त परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अपोजिट टू, देखो ये कहा जा रहा है P ऐसे जा रहा है, एक ऐसे, और इससे कैसी मिल रही है ऐसे, तो दोनों कैसे होगा, एक दूसरे के अपोजिट। साइन किसका आया है, माइनस का, पहले वाले में प्लस आया था, तो 2 डेरिवेशन आए हमारे पास में, पहला वाला ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर का न्यूमेरिक, 3 नंबर क्वेश्चन आता है, पढ़ लेना, कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका मतलब ये है कि अक्ष और जो निरक्ष पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला हमें मिला है उसके बारे में हमें क्या बताना है, संबंध बताना है। तो संबंध बताने के लिए हमें दोनों फॉर्मूले याद होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो पढ़ा आपने ई एक्सियल, मतलब अपन बात करें अक्ष के लिए, क्या पढ़ा आपने, अक्ष के लिए पढ़ा था, एक्सियल मतलब अक्ष के लिए कितना पढ़ा, 2kp अपॉन R क्यूब, यही था। यहाँ वेक्टर लगा हुआ था, इसको अपन ने समीकरण नंबर 1 मान लिया। दूसरी बात करते हैं अपन ई इक्वेटोरियल के लिए अपन ने क्या पढ़ा, अपन ने पढ़ा KP वेक्टर, यहाँ पर क्या साइन आया था, माइनस, अपॉन कितना हो गया, R क्यूब। ओके, इसको कहा समीकरण नंबर 2। अब दोनों में रिलेशन, इसमें कई बार क्या होता है कि रिलेशन पूछ लेता है 1 नंबर में, या मान लो न्यूमेरिकल अपन आराम से निकाल सकते हैं इसको सॉल्व करके। अब अपन क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों हमारे सामने हैं। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देते हैं, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का क्या देते हैं बेटा जी, भाग। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई इक्वेशन सेकंड, तो डिवाइड करो भाई। ई लिखा मैंने एक्सियल, आप अक्ष भी लिख सकते हो, और यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, निरक्ष आएगा।
नीचे क्या आएगा, ई वेक्टर इक्वेटोरियल कितना है 2kp वेक्टर बटे हो जाएगा आर क्यूब। इसमें भाग दोगे -kp अपॉन आर क्यूब पी वेक्टर का, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी ई एक्सियल। पहले ये वाला पार्ट लिख लेते हैं, ई इक्वेटोरियल ओके 2kp अपॉन आर क्यूब। आर क्यूब कहाँ चला जाएगा, ऊपर, kp कहाँ आ जाएगा, नीचे, साइन किसका आ जाएगा, माइनस का, माइनस इंटू प्लस क्या होगा माइनस, kp से kp कैंसिल, आर क्यूब से आर क्यूब कितना बचा 2, तो मैं लिख सकता हूँ ई एक्सियल अपॉन ई वेक्टर इक्वेटोरियल कितना होगा -2। मतलब अपन लिख सकते हैं कि ए एक्सियल इक्वल टू -2 ई वेक्टर इक्वेटोरियल। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान रखें इस बात को, ये माइनस बेटा फिर वापस बता रहा हूँ वेक्टर के लिए आता है। अगर आप यहाँ लिखोगे ई एक्सियल, वेक्टर नहीं लगाओगे ऊपर, तो ये हो जाएगा ई एक्सियल बराबर -2 ई इक्वेटोरियल। ओके, यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस हट जाएगा यहाँ से। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है अक्ष पर जो तीव्रता मिलती है वो निरक्ष पर तीव्रता के दोगुनी होती है। बात समझ में आ गई। यहाँ पर अपन कहें कि निरक्ष पर जो तीव्रता होती है वो अक्ष की तीव्रता क्या होती है, आधी होती है। ठीक है, इसको अपन ऐसे याद कर सकते हैं, ई एक्सियल बटे 2 इक्वेटोरियल। मतलब कहने का ये है कि जो इक्वेटोरियल पे जो मिलेगी तीव्रता, निरक्ष पे जो तीव्रता मिलेगी वो अक्ष की तीव्रता के भाग दे रहे हैं 2 का, आधी हो जाएगी, हाफ हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट इज डबल टू द इक्वेटोरियल पॉइंट। ओके, ये टॉपिक हमारा खत्म होता है, नेक्स्ट टॉपिक पर शुरू करते हैं यही।